डी लीडिंग की अगर हम बात करें तो ये डी लीडिंग क्या चीज़ है और ये क्या पर्टिकुलर रोल प्ले करती है इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन सा हिरार्कल स्ट्रक्चर यूज होता है। तो हिरार्कल स्ट्रक्चर में डी लेयरिंग का क्या सपोर्ट है, ये क्या पर्टिकुलर प्रैक्टिस परफॉर्म की जाती है। तो इफ यू गो थ्रू द हेडिंग ऑफ डी लेयरिंग को देखें क्या एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास। प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ मैनेजमेंट लेयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंप्लीट लेयर यानी कि स्पेसिफिक लेवल ऑफ जॉब डेजिग्नेशन हम एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे कि प्रैक्टिस परफॉर्म करते हैं, हमारे पास मैनेजर है, मैनेजर के बाद असिस्टेंट मैनेजर आ रहे हैं, और इनके बाद फिर कौन आ रहा है, ऑफिसर लेवल आ रहा है। ये आपके पास क्या है, ये स्ट्रक्चर हम लोग यूज कर रहे हैं हिरार्किकल स्ट्रक्चर में। अब बाय चांस हम क्या करते हैं, हम एक कंप्लीट लेवल ऑफ हिरार्की हटा देते हैं। मींस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में से हमने टोटल कौन सी पोजीशन एलिमिनेट कर दी, कोई भी एक पर्टिकुलर पोजीशन, जैसे कि हमने बात करी अभी कौन सी, असिस्टेंट मैनेजर की। अब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स देयर विल बी नो जॉब पोजीशन या देयर विल बी नो जॉब टाइटल रिलेटेड टू असिस्टेंट मैनेजर। तो क्या हुआ, ये ऑर्गेनाइजेशन में जो हमने एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ जॉब डेजिग्नेशन हटाई है, इसको बोलते हैं हम क्या, डी लेयरिंग। ये डी लेयरिंग काउंट किया जाता है। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू डाउनसाइजिंग। इसमें डाउनसाइजिंग ही कर रहे हैं हम, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को मोस्टली ले ऑफ ही किया जाता है, क्योंकि उनकी हमें अब नीड नहीं है। तो हम उन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को क्यों होल्ड करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, हमने क्या करा, ले ऑफ कर दिया। तो जब कभी भी एक लेवल ऑफ जॉब डेजिग्नेशन रिड्यूस होगी दैट विल बी नोन एज डी लेयरिंग। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब हमने सोचा एक काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ये जो मिडिल मैनेजर्स की पोजीशन है, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम क्या करें, हम इनको हटा देते हैं फ्रॉम बिजनेस। अब फ्रॉम ऑनवर्ड्स कोई भी हमारे पास असिस्टेंट या मिडिल मैनेजर की पोजीशन होल्ड नहीं कर रहा होगा। क्या, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम क्या कर रहे होंगे, डायरेक्टर्स की पोजीशन पे हैंड ओवर करेंगे। हम अपर लेवल ऑफ जॉब डेजिग्नेशन में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी टास्क को हैंड ओवर करेंगे। यानी कि कुछ काम अब कौन परफॉर्म करेगा, डायरेक्टर्स परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे में क्या हो रहा है, हमारे पास एक लेवल ऑफ जॉब डेजिग्नेशन हम एलिमिनेट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में से। अब ये प्रोसेस क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, इस प्रोसेस का क्या पॉसिबल बेनिफिट हमें अचीव हो सकता है। तो इफ यू गो थ्रू द बेनिफिट्स, तो यहाँ पे सबसे पहले बेनिफिट आ रहा है कि इट विल इम्प्रूव द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस इंप्रूव हो रहा है, बट कैसे भाई, ये कैसे पॉसिबल है। क्योंकि देखें, अगर हम बात करें यहाँ पे, जो भी इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाती होगी, इंफॉर्मेशन मूव करके जाती होगी टूवर्ड्स ऑफिसर, वो क्या होगा, पहले इंफॉर्मेशन आ रही होगी हमारे पास मैनेजर के पास, देन मूव करके जा रही होगी असिस्टेंट मैनेजर के पास, और उसके बाद फिर ऑफिसर के पास जा रही है। यानी कि 1 2 3 तीन डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस परफॉर्म की जा रही है। एक डिटेल कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रहा है ये। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में क्या हो रहा होगा, मैसेज या इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट होने में, मूव करने में ज्यादा टाइम लग रहा होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप लेवल ऑफ जॉब पोजीशन के हिसाब से वो इंफॉर्मेशन मूव करेगी। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारी वीक होती है या प्रोलॉन्ग होती है। तो जैसे ही अब हम लोग क्या करेंगे, एक असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन को एलिमिनेट कर देंगे, तो क्या होगा, अब मैनेजर के पास से इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कहाँ आएगी, ऑफिसर्स के पास आएगी। यानी कि जो बैक डेट्स में तीन डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू इंफॉर्मेशन मूव होती थी, अब वो क्या हो रहा है, वो डायरेक्टली मूव की जा रही है, कंप्लीट की जा रही है ओनली इन टू डिफरेंट स्टेजेस। तो ऐसे सिनेरियो में क्या हो रहा है, हमारे पास कम्युनिकेशन फास्ट होगी। ऐसे सिनेरियो में क्या हुआ, हमारे पास इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली मूव करके जाएगी विदाउट एनी इंटरप्शन और विदाउट एनी डिले। तो ये क्या फायदा हो गया हमारे पास, ये फायदा हमारे पास हो गया कि कम्युनिकेशन फास्ट है और इफेक्टिव होती जा रही है विद इन द बिजनेस। इसी तरह नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं, रिड्यूस बिजनेस कॉस्ट।
ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगी। क्यों? अब आपके पास जो हम पे कर रहे थे सैलरीज टू असिस्टेंट मैनेजर, वो अब हमने क्या कर ली, सेव कर लिए, क्योंकि वो जॉब टाइटल ही हमने हटा दिया। जब ये सैलरीज हमने सेव कर ली तो ये खर्चा रिड्यूस हो रहा है बिजनेस का, जिससे बिजनेस की ओवरऑल ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस होगी, लोअर साइड में मूव करके जाएगी। इसी नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है क्विक डिसीजन मेकिंग। हम फास्ट और क्विक डिसीजन मेकिंग में मूव करेंगे। अब ये कैसे पॉसिबल है भाई? क्योंकि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी तो सीनियर मैनेजमेंट है। कोई प्रॉब्लम आई, ये पुटिंग अथॉरिटी को कम्युनिकेट किया, लेस टाइम पीरियड में इंफॉर्मेशन से रिलेटेड डिसीजन सॉल्व कर लिए। इवन आपके पास अगर हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल भी यूज कर रहे हैं, जहां पे हम इन्वॉल्व कर रहे हैं एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो वहां पे क्या होगा, आपके पास रिपोर्टिंग अथॉरिटीज तक इंफॉर्मेशन पहुंचना, उनके सजेशंस पहुंचना, उनकी क्वेरीज पहुंचना, वो फास्ट या क्विकली प्रोसेस के थ्रू परफॉर्म की जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, आपके पास डिसीजन मेकिंग भी आप फास्टर या लेस टाइम पीरियड में आप परफॉर्म कर, ऑपरेशंस के चांसेस मिनिमाइज में, और ऑटोमेटिकली हम इफेक्टिव ऑपरेशंस के टुवर्ड्स मूव कर सकते हैं। इंक्रीज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज बिकॉज दे विल फील मोर वैल्यूड इन द बिजनेस। अब उनके पास एक लेवल ऑफ जॉब डेजिग्नेशन कम हो रहा है, मींस वो अपनी सीनियर मैनेजमेंट के साथ कनेक्टेड होते जा रहे हैं। तो वहां पे ऐसे सर्कमस्टेंसेस में क्या होगा, उनकी मोटिवेशन पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट होगा। दे विल बी मोर मोटिवेटेड इन द बिजनेस। बट कुछ लिमिटेशंस भी हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, लाइक इफ वी गो थ्रू द लिमिटेशंस, क्या लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, देखें। नंबर वन, रिड्यूस जॉब सिक्योरिटी ड्यू टू फियर ऑफ रिडंडेंसी। आपके पास जब हम एक लेवल ऑफ जॉब डेजिग्नेशन को एलिमिनेट करेंगे, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में क्या होगा, वर्कर्स इनसिक्योर फील करेंगे विद इन द बिजनेस। उनको ये फेयर होगा कि भाई इन फ्यूचर हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन फर्दर डीलेयरिंग कर दे, और डीलेयरिंग के अंदर उन्हीं की पर्टिकुलर जॉब पोजीशन एलिमिनेट कर दे, तो क्या होगा, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में क्या हो रहा है, वर्कर ड्यू टू हैविंग फेयर ऑफ रिडंडेंसी, जॉब सिक्योरिटी उनके पास लोअर साइड पे एग्जिस्ट कर रही है, मींस वर्कर पैनिक कर रहे होंगे। नंबर टू, हैव टू पे कॉस्ट ऑफ रिडंडेंसी। अब देखो, हम एम्प्लॉयज को फॉरन थोड़ी बोल सकते हैं भाई, असिस्टेंट मैनेजर ने बोला भाई कल से हमारे पास असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन है ही नहीं, आपको कल से आने की जरूरत नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर प्रोटोकॉल, प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं जब भी हम डाउन साइजिंग का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो हमने डी लेयरिंग करा, डी लेयरिंग करते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मंथ या अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा एम्प्लॉयज को। यानी कि एक सर्टेन टाइम पीरियड हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा जहां पे वो अपनी दूसरी जॉब को सर्च कर लें, और उस टाइम पीरियड के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, सैलरी पे करनी पड़ेगी। यूजली 1 मंथ होती है, एंड कुछ कंपनीज में 3 मंथ का भी नोटिस पीरियड की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो ऐसे सिनेरियो में जितना टाइम के लिए हमने नोटिस पीरियड उनसे सर्व करवाना है, उस टाइम पीरियड तक की आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रिडंडेंसी। रिडंडेंसी कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो रही है, बट ये टेम्परेरी होगी, लॉन्ग रन में आपके ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस होती है, बेनिफिट आता है। नेक्स्ट, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। क्योंकि अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्कर होगी वो कहाँ जाएगी, वो सीनियर मैनेजमेंट के पास जा रही होगी, या जो हमारे पास रिपोर्टिंग मैनेजर्स हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मूव करके जा रही है। जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, वर्कलोड इंक्रीज होगा, तो वो ओवरबर्डनाइज हो सकते हैं। ऐसे सिनेरियो में क्या है, उनकी ऑपरेशंस वीकर साइड पे मूव कर सकते हैं, या वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज फॉर्म कर रहे थे, वो स्ट्रैटेजीज फॉर्म करने में अब उनको डिफिकल्टी होगी, प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो ये कुछ हमारे पास लिमिटेशंस एग्जिस्ट कर रही थी। इवन एक और है, पोटेंशियल स्किल्स शॉर्टेज और लॉस्ट। अब देखिए, हमने असिस्टेंट मैनेजर ले ऑफ करा, तो असिस्टेंट मैनेजर्स को हमने ट्रेन किया होगा, कुछ स्किल्स डेवलप की होंगी जो हमारे ऑपरेशंस में समहाउ माइनर और मेजर सपोर्ट प्रोवाइड करती होंगी। अब जैसे हमने उन एम्प्लॉयज को ले ऑफ करा, तो ले ऑफ करने की वजह से क्या होगा, आपके पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पोटेंशियल स्किल्स थी वो अब मिस आउट होगी, वो लूज कर देंगे आप।
जो बिजनेस के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कंसीडर की जाएगी, क्योंकि इन फ्यूचर हमें हो सकते हैं उनकी स्किल्स की नीड हो, तो वापस से रिक्रूटमेंट प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल लिमिटेशंस आती हैं अगर आप डी लेयरिंग की प्रैक्टिस परफॉर्म करते हैं तो। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट हेडिंग व्हिच इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अब थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आ रहा है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के नाम से। अब ये स्ट्रक्चर है क्या, इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में होता क्या है? अच्छा देखिए, अभी तक जितने भी हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिस्कस किए, इफ वी टॉक अबाउट हिरार्किकल स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या है, हर इंडिविजुअल के पास क्या है, एक सिंगल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है। यानी कि इन लोगों को एक सिंगल इंडिविजुअल से इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स गेन करनी है। जैसे अगर हम बात करें इन मिडिल मैनेजर्स को किन से इंस्ट्रक्शन लेनी होगी, डायरेक्टर से इंस्ट्रक्शंस गेन करनी होगी। हर एक का एक स्पेसिफिक डायरेक्टर होगा। इसी तरह इफ यू टॉक अबाउट फंक्शनल स्ट्रक्चर, तो यहां पे भी क्या है, हर जॉब अथॉरिटी के पास एक सिंगल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है। हर एम्प्लॉय के पास आप चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक सिंगल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जिनसे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स गेन करनी है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन वाले ने किससे, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर से। एक इंडिविजुअल है जिससे इंस्ट्रक्शंस और कमांड गेन करनी है, इवन इन्हीं को रिपोर्ट बैक करना होगा। बट इफ यू टॉक अबाउट मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस है। ऐसा क्या होगा, अब यहाँ पे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में इंस्टेड ऑफ वन, आपके पास टू रिपोर्टिंग अथॉरिटीज आ जाती हैं। यानी कि अब इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स एम्प्लॉयज को किन से मिलेगी, एक सिंगल पर्सन से नहीं मिलेगी। अब दो मैनेजर्स होंगे, वो इंस्ट्रक्शंस और वो कमांड्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम डेफिनेशन को गोल थ्रू करते हैं, देखें क्या आ रहा है हमारे पास। अ टाइप ऑफ business structure in which employees of a business have to report to more than one manager। एक मैनेजर से ज्यादा लोगों को इन्होंने रिपोर्ट या कमांड्स इंस्ट्रक्शंस गेन करनी होगी। तो ऐसे सिनेरियो में क्या हमारे पास, जब एक से ज्यादा रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, एक से ज्यादा इंडिविजुअल को हमें रिस्पॉन्ड बैक करना है, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या काउंट करते हैं, उसको हम कंसीडर करते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अब देखें, अगर हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो वो कौन अथॉरिटीज होती हैं, यूजली टू इंडिविजुअल्स होते हैं। जैसे कि एक फंक्शन मैनेजर, यानी कि जिस ओरिजिनल डिपार्टमेंट से मैनेजर ऑफ डिपार्टमेंट, जिस ओरिजिनल डिपार्टमेंट से वो एम्प्लॉय बिलोंग कर रहा था, हम उनसे इंस्ट्रक्शंस गेन करेंगे, हम उनसे कमांड्स प्रोवाइड करेंगे। या इसी तरह दूसरा कौन होगा हमारे पास, प्रोजेक्ट मैनेजर। जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, जिस पर्टिकुलर टास्क के ऊपर एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो वहां पे वो प्रोजेक्ट मैनेजर उनको रिस्पॉन्स, उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा, कमांड्स देगा और फीडबैक गेन करेगा। तो क्या हुआ, अब एक ये इंडिविजुअल हो गए जो इनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे, एट द सेम टाइम दूसरे इंडिविजुअल कौन हो गए, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर भी बोलते हैं या टीम लीडर भी काउंट करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे प्रोजेक्ट बेसिस पे हम एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखें, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट की बेसिस पे हम एम्प्लॉयज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब एक ह्यूमन रिसोर्स का जो एम्प्लॉय है ओरिजिनली, जो हो सकता है फॉर एग्जांपल HR ऑफिसर हो, वो क्या करता होगा, वो HR मैनेजर से भी इंस्ट्रक्शंस गेन करेगा। और इसी तरह जो प्रोजेक्ट का हेड है या प्रोजेक्ट का मैनेजर है या प्रोजेक्ट का लीडर है, उनसे भी इंस्ट्रक्शंस गेन करेगा। दो डिफरेंट रिपोर्टिंग अथॉरिटीज हो गई। इसी तरह इस प्रोजेक्ट पे सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स के इंडिविजुअल थोड़ी काम कर रहा हो, आपके पास फाइनेंस के भी होंगे, IT के भी होंगे,
मार्केटिंग भी होंगे, ऑपरेशंस भी होंगे, सप्लाई चेन भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द बिजनेस। तो यहाँ पे क्या हुआ, हर डिपार्टमेंट से कुछ एम्प्लॉयज, एक सिंगल नहीं होते, मल्टीपल एम्प्लॉयज भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी, हम कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, तो हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा होंगे ऑपरेशन और मार्केटिंग के। हमने बोला अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म चला रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउस जिसको बोलते हैं, तो वहां पे आईटी रिलेटेड या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में एग्जिस्ट करेंगे। तो अब यहाँ देखिए, ईच एम्प्लॉय will have to take command from two different authorities. One from their functional or line manager, and another one will be a project head. अब दो रिपोर्टिंग अथॉरिटीज हो गई। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज नोन एज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। जैसे प्रोजेक्ट सी के अंदर देखें, इन्होंने प्रोजेक्ट सी के हेड से और फाइनेंस मैनेजर से भी इंस्ट्रक्शंस गेन करनी होंगी। अब इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को यूज करने का क्या फायदा है, क्या पोटेंशियल बेनिफिट हमारे पास आ सकता है ऑफ यूजिंग मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। तो यहां देखिए कुछ बेनिफिट्स की हम बात कर रहे हैं, लाइक देयर विल बी इम्प्रूव कम्युनिकेशन इन द बिजनेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारा और इम्प्रूव होगा बिजनेस के अंदर। बट कैसे भाई, कैसे पॉसिबिलिटी कम्युनिकेशन बेहतर हो रही है, हमारे पे इम्प्रूव हो रही है? तो देखिए बेसिकली यहाँ पे आपके पास एक ही प्रोजेक्ट पे हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज को साथ में टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं। जब एक एम्प्लॉय डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होगा, टास्क परफॉर्म कर रहा होगा, क्रॉस फंक्शनिंग हो रही होगी, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, कम्युनिकेशन ओवरऑल डिपार्टमेंट्स के बिटवीन इफेक्टिव होगी। हम एक फास्टर या इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे मूव कर सकते हैं। इवन प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम है, प्रोजेक्ट हेड से हम बात कर लेंगे, लीडर से बात कर लेंगे। डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई मसला है या डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई काम है, तो हम डिपार्टमेंट हेड को कोऑर्डिनेट कर लेंगे। कलीग से डिस्कस करना है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स के वर्कर ए ने मार्केटिंग के वर्कर ए से कम्युनिकेट करना है, जो दोनों सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तब भी एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं डायरेक्टली। क्योंकि यहाँ पे जो भी वर्कर्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट या कम्युनिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं, इनको अलाउ होता है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन एज सच सेट नहीं हुई भी होती। तो ऐसे सिनेरियो में क्या हो रहा है, हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्टिव होगा, कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव होगी, ऑपरेशंस मोर एफिशिएंट हो जाते हैं विद इन द बिजनेस। अच्छा, नंबर टू बेनिफिट की बात करते हैं। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहे हैं, ड्यू टू क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन। जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे, उनके कनेक्टिविटी डेवलप हो रही होगी, कम्युनिकेट कर रहे होंगे, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस इंप्रूव हो जाएगा। नंबर टू, देयर विल बी इंक्रीज इनोवेशन। क्यों भाई? क्योंकि एक प्रोजेक्ट की बेसिस के ऊपर हम टास्क परफॉर्म करवा रहे होंगे और उस प्रोजेक्ट पे डिफरेंट स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व होंगे, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस। तो सब अपना इनपुट प्रोवाइड करेंगे, सब आइडियाज प्रोवाइड करेंगे, और हर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली हम उस आइडिया को इवालुएट करेंगे। हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी देखेंगे, मार्केटिंग एस्पेक्ट भी देखेंगे, ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट भी देखेंगे, सप्लाई चेन एस्पेक्ट भी देखेंगे, प्रोजेक्ट एस्पेक्ट भी चेक करेंगे। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, हर एस्पेक्ट को जब चेक किया जा रहा होगा तो आपके पास वो आइडियाज इफेक्टिव हो जाते हैं, जिससे इनोवेशन पे मेजरली आप रिलेट कर रहे हो। तो देखें, क्रॉस ओवर ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल विथ स्पेशलिस्ट नॉलेज, क्योंकि इनके पास इफेक्टिव नॉलेज एग्जिस्ट कर रही है, तो जो भी कोऑर्डिनेशन हो रही है वो इफेक्टिव हो रही है, आइडियाज हमारे पास इनोवेटिव, इनोवेशन की टूवर्ड्स लीड कर रहे होते हैं मेजरली। ठीक है भाई, ये भी बेनिफिट आ गया हमारे पास कि आप इनोवेशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं। फर्दर मूव करते हैं हम लोग। बेनिफिट नंबर थ्री हमारे पास क्या आ सकता है अगर हम लोग मैट्रिक्स स्ट्रक्चर यूज करते हैं? तो थर्ड बेनिफिट देखें,
efficient utilization of resources. And here we are talking about the labor of the business, workers of the business, क्योंकि अब एक वर्कर जो है इसको फंक्शनल मैनेजर भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, यहां से भी टास्क असाइन हो रही है, प्रोजेक्ट हेड की तरफ से भी टास्क असाइन हो रही है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, वर्कर के पास स्पेयर टाइम नहीं होगा, वर्कर प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बिजनेस की जो रिसोर्स है, वर्कफोर्स, हम उसको प्रॉपर वे में, एफिशिएंट वे में मैनेज करेंगे। वहां पे वर्कर से हम मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करवा रहे होंगे। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में क्या हुआ, आपके पास एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही, एफिशिएंटली हम रिसोर्सेज को, वर्कफोर्स को बेटर वे में इस्तेमाल कर रहे होंगे। एंड इफ यू टॉक अबाउट लिमिटेशंस, क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं इस स्ट्रक्चर की, तो हम लिमिटेशंस को डिस्कस करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट लिमिटेशंस, तो देखें नंबर वन, चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। क्यों कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हायर साइड पे होंगे? बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इन बिटवीन मैनेजर्स, ड्यू टू रिपोर्टिंग authorities will create dispute in between मैनेजर, जो हमारे बिजनेस के मैनेजर्स हैं उन सब के इन बिटवीन डिस्प्यूट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हम जब टास्क असाइन कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर रहे हैं, तो वहां पे मैनेजर ए भी टास्क असाइन करेगा, मैनेजर बी भी कर रहा होगा। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में दोनों मैनेजर बोलेंगे, यानी फंक्शनल मैनेजर बोलेगा पहले मेरी टास्क को प्रायोरिटाइज करो, प्रोजेक्ट मैनेजर बोलेगा मेरी टास्क को प्रायोरिटाइज करो, मेरी डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करो। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर्स के इन बिटवीन क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस हायर साइड पे मूव कर जाते हैं, वो आपके इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर टू, it will increase the cost of business. Why? Because more employees will be required. क्यों ज्यादा एम्प्लॉय चाहिए भाई, देखें समझें आप। आपके पास, अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, थोड़ा साफ सुथरा करके बात करते हैं ताकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। अगर हम बात करते हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर या एक मैनेजर वो तीनों प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता था, बट हमने क्या करा, प्रोजेक्ट ए के लिए एक अलग ह्यूमन रिसोर्स का वर्कर हायर करा, प्रोजेक्ट बी के लिए एक अलग वर्कर हायर करा। इसी तरह यहाँ पे भी कोई ना कोई वर्कर लाजमी होगा जो प्रोजेक्ट सी पे काम कर रहा होगा। तो अब हमने हर प्रोजेक्ट के लिए एक डिफरेंट वर्कर अपॉइंट करना है। जब डिफरेंट वर्कर्स अपॉइंट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इन सर्कमस्टेंसेस में क्या होगा, आपके पास आपके बिजनेस की कॉस्ट हायर साइड पे मूव करती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नीड ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयज। ये भी हमारे प्रॉब्लम आ गई। नेक्स्ट पॉइंट,
It creates confusion in between एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के बिटवीन कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि किसकी टास्क को प्रायोरिटाइज करें, लाइन मैनेजर यानी फंक्शनल मैनेजर की या प्रोजेक्ट मैनेजर। तो यहाँ पे वर्कर्स के लिए भी डिफिकल्टी क्रिएट करता है ये स्ट्रक्चर समटाइम्स वाइल परफॉर्मिंग ऑपरेशंस, जो कि वर्कर्स इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कि कौन सी किस की हमें टास्क को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है, आइदर मैनेजर, लाइन मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर। तो ये कुछ लिमिटेशंस हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं अगर हम मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को यूज करेंगे तो।